स्टॉक मार्केट भी एक बैटलफील्ड की तरह है। बिना प्लानिंग और बिना तैयारी के आप जाओगे तो चांसेस होंगे कि आपकी जीत नहीं हो पाएगी। लास्ट वीक ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि एक म्यूचुअल फंड के जो है 30 साल कंप्लीट हुए। इस फंड में अगर किसी ने 10,000 की SIP की पर मंथ फॉर लास्ट 30 ईयर्स तो उसकी वैल्यू होगी प्लस। उसको एक लॉटरी सिस्टम ना समझे जहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक टिकट खरीद के आपके पैसे बन जाएंगे। तो लॉटरी में भी आज तक किसी के पैसे नहीं बने ज्यादा, तो इसमें भी नहीं। अगर कुछ क्लियर रीज़न भी मिल जाते म्यूचुअल फंड और स्टॉक से रिलेटेड तो वो इजी हो जाता हमारे यूज़र को समझने में। यस। जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एक बड़ी ही कंफ्यूजन दूर करेगा जो हर इन्वेस्टर के मन में रहता है, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से ही पैसे बनेंगे तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन बेस्ट है या डायरेक्ट स्टॉक खरीदे। इस टॉपिक पे हमने एक पहले भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए डायरेक्ट स्टॉक से। पिछले वीडियो से हमारे पास बहुत से सवाल आए हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को लेकर, तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवा, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता, एंड ऑलवेज गुड टू बी हियर। सर, एक कॉमन परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट एक फास्ट ट्रैक वेल्थ क्रिएशन का तरीका है, क्या ये सही है? यस, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट भी एक बैटलफील्ड की तरह है। तो फौजी पार्लेंस में बोले तो एक बैटलफील्ड होता है। अगर वहां पे आप बिना ट्रेनिंग, बिना प्लानिंग और बिना तैयारी के आप जाओगे तो चांसेस होंगे कि आपकी जीत नहीं हो पाएगी। सेम मार्केट अगर आप बिना रिसर्च, बिना अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ और एनिमी की वीकनेस वगैरह रिसर्च किए बिना अगर आप इन्वेस्ट करोगे, चांसेस हैं कि आप फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आपने प्रिपेयर होके जाना है। अच्छा, उसको एक लॉटरी सिस्टम ना समझे कि जहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक टिकट खरीद के आपके पैसे बन जाएंगे। तो लॉटरी में भी आज तक किसी के पैसे नहीं बने ज़्यादा, तो इसमें भी नहीं बनेंगे। अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं कि आप एक डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू जा सकते हो कि आप एक स्टॉक चूज करो और उनमें इन्वेस्ट करो, या म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने के लिए आपको रिसर्च करना है, फिर चूज करना है, फिर उसको टाइमिंग करना है कि कब लेना है और कब बेचना है। तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दोगे और वो आपकी फंड मैनेज करेगा। वो म्यूचुअल फंड का एक तरीका है। ये दो तरीके हैं। सर, लेकिन सवाल ये है कि एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सही है या म्यूचुअल फंड बेस्ट है? सबसे पहले समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को कुछ एक पैरामीटर्स पे कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है रिस्क लेवल। तो रिस्क में म्यूचुअल फंड में रिस्क लो रिस्क वाले भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, मीडियम वाले भी अवेलेबल है, हाई लेवल वाले भी अवेलेबल है। लेकिन स्टॉक्स में जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाओगे तो रिस्क सदा ही हाई होता है, क्योंकि स्टॉक्स में हमने देखा है कि स्टॉक्स 20% भी एक दिन में प्लस माइनस होते हैं। दूसरा, एक्सपर्ट गाइडेंस। तो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो कि एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, वो आपके फंड्स को मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पे स्टॉक्स में आपने खुद ही रिसर्च करना है, खुद ही उनको ट्रैक करना है, खुद ही बाय करना है, खुद ही सेल करना है। तो ये दूसरा डिफरेंस आता है। तीसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन। जब एक म्यूचुअल फंड होता है वो 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो वैसे ही डाइवर्सिफाइड होता है और उसके पास डेट भी हो सकता है और कैश कॉल भी ले सकता है। तो म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता है। स्टॉक्स, आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो स्टॉक का पूरा रिस्क कंसंट्रेटेड है, दो में किया तो ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेने के लिए। अगला है रिटर्न्स। तो म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स वैसे तो 15 से 20% बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। स्टॉक्स में जो है किसी की स्टॉक्स ने 15-20% या 20% से ज्यादा भी रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं दिए। अगर हम एग्जांपल किसी भी स्टॉक का लें तो कुछ एक स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC बैंक का स्टॉक है जिसने 96 से लेके 2016-17 तक हर साल ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिए। लेकिन 2016 से अभी तक उसने, हालांकि मार्केट 2016 से आज 3 गुना हो गई है, लेकिन उसके रिटर्न्स मुश्किल से 2-3% भी नहीं आए हैं। तो रिटर्न्स कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी कंसिस्टेंसी कभी कभी डाउटफुल हो जाती है, लेकिन अगर मार्केट में रिटर्न्स बन रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स बना के दिए हैं। आपकी स्टॉक हो सकता है इस साइकिल में चल रही है, अगले में नहीं चले। एंड अच्छे स्टॉक्स में ऐसा ही पाया गया है। अगला है टाइम रिक्वायरमेंट, जिसमें
म्यूचुअल फंड में आप किसी भी टाइम पे पैसा लगा सकते हो, रात को भी ऑर्डर भेजोगे तो अगले दिन वो आपकी एनएवी मिल जाएगी। स्टॉक्स में आपने टर्मिनल के सामने बैठना है, अपने डीमैट अकाउंट खोल के, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के, और आपने वहां पे बिड करना है खरीदने के लिए। अगर कोई ऑफर करेगा तो आपको उस प्राइस पे मिल जाएगा, और आपने जब सेल करना है तो ऑफर करना है तो आपने ऑर्डर प्लेस किया। जब कोई उस प्राइस पे खरीदने के लिए, उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए कोई खरीदने वाला आएगा तो आपका स्टॉक्स बिक जाएगा। तो आपने टर्मिनल के सामने करना पड़ेगा। अगला है मार्केट नॉलेज। देखो, बिगिनर इन्वेस्टर और जिस इन्वेस्टर के पास फुल टाइम स्टॉक्स में या टर्मिनल के सामने नहीं बैठ सकता, उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और उसको म्यूचुअल फंड ही प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो स्किल्स हैं, आप वो रिसर्च कर सकते हो और आप वो उतना कन्विक्शन है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाइए। स्टॉक्स में याद रखें कि दूसरे का किया हुआ रिसर्च या दूसरे की सुनी हुई नॉलेज या किसने बोला कि ये स्टॉक में मैंने पैसे बनाए, तो जरूरी नहीं है कि आप भी पैसे बनाएं। और स्टॉक्स में जब अप डाउन के साइकिल आते हैं तो आपका वो अच्छी तरह कन्विक्शन चेक होता है, और जो कन्विक्शन कभी भी दूसरे की रिसर्च या सुनी हुई बातों पे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपने खुद ही रिसर्च, खुद ही अपना टाइम करना पड़ेगा, और फिर वो जो भी उसके एसोसिएटेड रिस्क है या वॉलेटिलिटी है वो इंस्ट्रूमेंट की, वो आपने सहन करनी पड़ेगी। तो मेरा प्रेफरेंस तो होगा म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आप प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, और मार्केट जब ऊपर जा रही है तो आपको रीजनेबल एश्योरिटी रहती है कि मेरा म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देगा। लेकिन स्टॉक्स में जरूरी नहीं है, और यही हमने पिछले 2-3 साइकिल में देखा है, क्योंकि 2020-21 के जो मेटल स्टॉक्स के प्राइसेस थे आज तक वापस नहीं आए। 2021-22 में जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स चल रहे थे, आज मार्केट तब से ऑलमोस्ट 50% ऊपर है, लेकिन आधे स्टॉक्स 50% नीचे हैं। और इवन लास्ट ईयर जब वो साइकिल चल रहा था पीएसयूज का या डिफेंस स्टॉक्स का, मार्केट तो अगर 6-7 महीने में तो ऊपर ही है, लेकिन पीएसयू और डिफेंस स्टॉक्स तो 40-50% भी गिरे हुए हैं। तो ये रिस्क रहता है डायरेक्ट स्टॉक्स में। सर, एक क्विक ओवरव्यू तो मिल गया है म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर कुछ क्लियर रीजन भी मिल जाते म्यूचुअल फंड और स्टॉक से रिलेटेड, तो वो ईजी हो जाता हमारे यूजर को समझने में। यस, देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया, उनको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है एक्सपर्ट गाइडेंस। तो एक्सपर्ट गाइडेंस आपको म्यूचुअल फंड में, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर आप इन्वेस्ट करोगे। तो एक्सपर्ट हैं तो वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा रिसर्च रखते हैं, ज़्यादा मार्केट का पल्स है उन्हें। तो वो ट्रेंड में नहीं जाएंगे कि पीयर्स ने बोला तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देना है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। दूसरा है, जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट में रिटर्न बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन एंड राइट एसेट एलोकेशन। बिल्कुल। तो इनके लिए म्यूचुअल फंड शुड बी द वे। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप में भी कर सकते हो, स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। तो आप म्यूचुअल फंड उसके लिए प्रेफर कीजिए। स्टॉक्स में आपने ये खुद मैनेज करने पड़ेगा, और सारे इंस्ट्रूमेंट शायद मिलेंगे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में इनहेरेंट है, और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है जब मार्केट अप डाउन, जब मार्केट वन वे चल रही होती है तो हर कोई एक्सपर्ट बना रहता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ही काम आता है। बिल्कुल। तीसरा है कंपाउंडिंग। देखो, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? अगर म्यूचुअल फंड 12-13% अगर मार्केट चल रही है तो म्यूचुअल फंड में 12-15-20% रिटर्न्स बने हैं, तो हर साल बने हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि HDFC स्टॉक ने पहले 20 साल तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से रिटर्न्स नहीं दिए। तो आपने 6-7 साल बिताना मुश्किल हो जाता है। अभी उसी स्टॉक को पिन पॉइंट करना गलत होगा, लेकिन आप किसी भी स्टॉक में लीजिए, जैसे कि रिलायंस में लीजिए। रिलायंस ने आज तक जो कंपाउंडिंग रिटर्न 1980 से किसी ने लगाया है तो तकरीबन 18% है, लेकिन पिछले 3 साल में तो ऑलमोस्ट 0 रिटर्न है। ठीक है, अभी डिफेंस स्टॉक्स ने, जिसमें डिफेंस स्टॉक 19-20 में खरीदे, उनके या डिफेंस या पीएसयू 4-4, 5-5 गुना हो गए। लेकिन हमें तो पता लगा, या नॉर्मल इन्वेस्टर को पता लगा लास्ट ईयर की भैया ये डिफेंस स्टॉक चल रहे हैं, इनमें पैसा लगाइए, तो अभी उनका 40-50% लॉस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपाउंडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि
म्यूचुअल फंड के थ्रू आप करोड़पति बन सकते हो। उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया फॉर 15 साल और मान लीजिए उसके 15% CAGR रिटर्न्स आए, तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़ रुपया। अगर उसने वही इन्वेस्टमेंट 30 साल तक कंटिन्यू किया तो टाइम तो डबल हुआ, तो नॉर्मली सोचेगा 2 करोड़ होंगे, लेकिन किसने 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया फॉर 30 ईयर्स एंड ही इज गेटिंग 15% एनुअल रिटर्न्स, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़। तो डबल नहीं होगी, 10 गुना होगी। और ये म्यूचुअल फंड्स में हुआ है। लास्ट वीक ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि एक म्यूचुअल फंड के जो है 30 साल कंप्लीट हुए। इस फंड में अगर किसी ने 10,000 की SIP की पर मंथ फॉर लास्ट 30 ईयर्स, तो उसकी वैल्यू हो गई है 20 करोड़ प्लस। और किसी ने अगर 1 लाख लगाए होते तो वो 2 करोड़ हो गए होते 30 साल में। तो ये कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में आया है। और ये भी बता दूं, ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए हैं। अगर एग्जांपल बताऊं तो 1996 में एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, रिलायंस ग्रोथ फंड था उस टाइम पे नाम। आज के दिन वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ है, जिसकी NAV 10 रुपये से 1996 में स्टार्ट हुआ अप्रैल में, और अभी महीना पहले तो उसकी NAV चल रही थी 4100 रुपये। अभी मार्केट गिर गई है तो 3900-4000 रुपये होगा। तो तकरीबन 400 गुना रिटर्न उस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। और कितने 28-29 साल हुए हैं। तो ये कंपाउंडिंग आया है म्यूचुअल फंड में। अगला पॉइंट आता है इमोशनल, क्योंकि जब हम सब इन्वेस्टमेंट में लाइफ में इमोशनल होते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी होते हैं। तो जो भी अपने इमोशन में लाइफ में डिसीजन लोगे वो भी जनरली इतने सही नहीं होते, तो इन्वेस्टमेंट में कैसे होंगे? तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इमोशंस को साइड में कर सकते हो, क्योंकि देयर इज सम प्रोफेशनल हु इज इन्वेस्टिंग फॉर यू, इज मैनेजिंग योर फंड इन अ प्रोफेशनल वे। ही इज नॉट लुकिंग एट कि भाई ये चल रहा है तो इसमें चले जाएं, या मेरे पड़ोसी ने इधर इन्वेस्ट किया उधर पैसे बनाए तो मैं वहां लगाऊं। तो इमोशंस को कट करने के लिए म्यूचुअल फंड इज अ गुड वे। और जहाँ पे SIP अगेन वहाँ पे भी काम आएगी कि आप ना तो ये देखिए कि मार्केट कब ऊपर है या कब नीचे है, टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट SIP करिए और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न्स देगा। अगला है कि टैक्स बेनिफिट्स। डायरेक्ट स्टॉक्स में तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ATC का, अगर आप वो अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स भरते हैं, तो ATC जो सेक्शन है उसके थ्रू आप जो 1.5 लाख का बेनिफिट आपको मिलता है, तो वो आप ELSS वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसके थ्रू आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो। और एक और टैक्स का एंगल है जो आपने समझना है। जब डायरेक्ट स्टॉक्स है, जब आप बाय सेल करते हो, अगर 1 साल के पहले आपने, जैसे कुछ दिन पहले मैंने बोला कि डिफेंस स्टॉक या PSU स्टॉक चल रहे थे, अभी वो नहीं चल रहे, और आपने स्टॉक्स उधर से निकल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करना जहां आपको पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप उसको बेचेंगे साल से पहले, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा जो कि 20% है। लेकिन म्यूचुअल फंड वाला ये आपके बिहाफ पे सेम काम कर सकता है कि पहले वो डिफेंस स्टॉक या PSU स्टॉक था उसके पास, अभी उसने वहां से निकल के वो दूसरे स्टॉक में जाएगा, तो वो आपके बिहाफ में जा सकता है, उसका आपको कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में टैक्स का इम्पैक्ट आपको तभी पड़ेगा जब आप उस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे या अपने पैसे निकालेंगे। बिल्कुल। तो ये सब काम आपका टैक्स एफिशिएंट उसमें म्यूचुअल फंड में हो जाता है, स्टॉक्स में नहीं होता है। हर पैरामीटर पे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू स्टॉक्स। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं और आपके पास वो स्किल्स हैं और आपके पास वो टाइम है अपने पोर्टफोलियो को रोज रोज देखना या फुल टाइम रियल टाइम मैनेज करना, तो स्टॉक्स ऑब्वियसली गुड स्टॉक कैन गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स। अदरवाइज नॉर्मली म्यूचुअल फंड इज द वे। सर, इसके अलावा कुछ ऐसा भी है जो डायरेक्ट स्टॉक के मामले में इन्वेस्टर को कभी नहीं करना चाहिए? जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहे हो, जो रिसर्च, उसके सिवाय आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म गोल ना लेके जाएं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इन ए वे गैम्बलिंग की तरह है। ठीक है, जहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि सेबी का डाटा भी बोलता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्टॉक इन्वेस्टर्स आर मेकिंग लॉसेस। और लोगों को लगता है कि जब उसको 2-3 साल का तजुर्बा हो गया तो उनको परफॉर्मेंस बेटर होगा। नहीं, उसमें भी देखा गया है कि द हायर फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, या जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी डाटा ज़्यादा नहीं सुधरा, उनको भी 60 to 70% पीपल आर मेकिंग लॉसेस। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो कि काफ़ी क्रेज था। अभी अच्छा लगता है कि जब वेबिनार वगैरह में लोग बोलते हैं कि नहीं, FNO में तो जनरली पैसे नहीं बनते, लोगों को ये महसूस होने लगा है या उनको रियलाइज हो गया है। तो FNO तो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो टोटली नो गो है।
रिटेल के लिए। तीसरा है कि जो लोग जो हैं इजी मनी सोचते हैं, मेकिंग रिटर्न्स इज मार्केट इज सिंपल बट नेवर इजी। तो पैसा बनाना कभी भी आसान नहीं है। तो कभी भी टिप्स पे या जो आपके पीयर्स कर रहे हैं या किसी ने एक स्टॉक में पैसे बनाए हैं, नहीं, उस एडवाइस को या उस राह में ना जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, उसका गोल अलग है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। पैसा बनाने का वो सही तरीका नहीं है। दूसरा है कि लोगों को लगता है कि एक सो कॉल्ड ब्लू चिप में अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो पैसे बना लूंगा। ऐसा नहीं है। ब्लू चिप बोलें तो जो जब सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, अगर 30 स्टॉक्स तो ब्लू चिप हैं, लेकिन आप पिछले जो 40-45 साल पहले जो सेंसेक्स में स्टॉक्स थे उसमें से 30 में से कुल 5 ही ओरिजिनल बचे हुए हैं, 25 तो चेंज हो गए हैं। क्योंकि अगर हम पहले जाएं तो पहले 1980s में कंपनियां होती थी, जो बड़ी कंपनियां होती थी वो सीमेंट वाली होती थी या स्टील वाली होती थी, ठीक है, तो वो स्टॉक मार्केट में थी या सेंसेक्स में थी। आज के दिन तो वो नहीं है, क्योंकि आज के दिन तो टेक्नोलॉजी और बैंकिंग ज़्यादा है, ठीक है। बीच में फेज आया था 90s वाला, जहाँ पे आईटी वाले स्टॉक्स आ गए थे, और आईटी वाले तो आने शुरू हुए थे, ये फार्मा वाली कंपनियां ज़्यादा थी, और 2010 के आसपास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थी। आज के दिन और आज से आगे तो हो सकता है कि फिनटेक वाली और आईटी वाली ज़्यादा लीड करें। तो ये आपने स्टॉक्स में एक में लगा के तो आप पैसे नहीं बना सकते। ये ब्लू चिप भी चेंज होते रहते हैं। रादर अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो 50 कंपोनेंट होते हैं, जो उसकी 28 साल की जर्नी है, 50 में से कुल 13 ही ओरिजिनल बचे हुए हैं। तो अगर सो कॉल्ड आपने ब्लू चिप खरीदे होते तो आप हो सकता है वो पेनी स्टॉक बन गए होते। बिल्कुल। तो ये है। दूसरा, लोगों को लगता है कि वो डायरेक्ट स्टॉक्स, जब डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर मुझे आपको पिछले 5-10 साल का अगर मैं बताऊं तो जैसे कि 1 साल का रिटर्न्स देखें, जिसमें अगर हम 25 स्टॉक्स लेते हैं निफ्टी के जिन्होंने जो सो कॉल्ड ब्लू चिप थे, तो 1 साल में उनके रिटर्न्स, जो इंडेक्स के रिटर्न्स हैं, जो मार्केट के रिटर्न्स हैं पिछले साल जो 15 से 20%, उससे कम रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप किसी भी इन्हीं 25 स्टॉक्स में होते जो कि नाम है, जिसमें अच्छे अच्छे इंडसइंड बैंक है, एशियन पेंट्स है, HUL है, बजाज फाइनेंस है, इन सब ने पिछले 1 साल में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए। और अगर इसी को मैं 5 साल में लेके चलूं तो 19 से 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे स्लाइड में भी हैं, जिन्होंने इंडेक्स से बहुत कम रिटर्न दिए। और अगर 10 साल का डाटा भी लें तो 10 साल में भी 20 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए, जो कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं या और म्यूचुअल फंड को तो बीट कर नहीं पाए हैं। तो मार्केट में होता क्या है कि टाइम टू टाइम मार्केट के साइकिल्स होते हैं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक चीज़ है। कुछ साल पहले स्टील एंड सीमेंट का फेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर का फेज था, या पीछे फेज था कि वो PSU और डिफेंस स्टॉक का था। 2015-16 में देखें तो बैंकिंग का था, 2021-22 में देखें तो IT का। तो ये फेजेस आते हैं। उस फेज में आपने इन्वेस्ट कर दिया डायरेक्ट स्टॉक्स में तो आप उल्टा पड़ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर है, वो इस सबका ध्यान रख के आपको रिटर्न्स बनाता है। तो कभी भी डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर आप, टेम्पटिंग तो लगता है क्योंकि एक दिन में 15-20% रिटर्न्स आते हैं, लेकिन ध्यान रहे 15 से 20% माइनस भी जाता है। इसमें हमने अच्छे अच्छे देखे हैं, जैसे यस बैंक था, अडानी में देखिए, जब अडानी के स्टॉक गिरने शुरू हुए तो उनकी 75-80% वैल्यू लूज हुआ, और अभी तक भी वो शायद आधे स्टॉक्स तो वापस नहीं आए हैं। तो ये सबका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस, उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए 2010 से 2020 तक, रादर 22 तक, लेकिन 2022 से अभी तक, अभी वो मुश्किल से वो अपने 2021 वाले प्राइस पे आया है। तो HDFC का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसमें कि पिछले 4-5 साल में रिटर्न्स नहीं बने। HUL में देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही वेल मैनेज्ड है और उनका बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन पिछले 8-10 साल में रिटर्न्स नहीं बने। तो ये सबका ध्यान रखना। जैसे कोल इंडिया है, सपोज टू बी ए गोल्ड माइन, लेकिन वो IPO जब आया था 2009-10 में आया था, तो वो उसका प्राइस था 350-400, अभी भी 350-400 है। जैसे टाटा मोटर है, सबका डार्लिंग था 3-4 महीने पहले, लेकिन वो 2013-14 में वो 600 रुपये का अवेलेबल था, 2020 में वो 60-70 का था, अभी वो बढ़ के जो है 1200 हो गया, 1200 से वापस 700 आ गया। तो मार्केट, मार्केट करेक्शन चल रहा है, लेकिन मार्केट तो 10-15% करेक्शन है, लेकिन टाटा मोटर तो 1100 से 700 के आसपास आ गया। और उसका देखिए जो 2013-14 में इन्वेस्टेड था 600-650 पे उसने खरीदा होगा, अभी 700 पे है, तो उसने तो
कहीं भी पैसे लगा लेता तो उसके पैसे ज़्यादा बन गए होते। बिल्कुल। तो ये सब स्टॉक्स में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है तो ध्यान रखना है। BSE का डाटा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल का डाटा है कि वो बोलता है 9,335 स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं BSE में, लेकिन उसमें से केवल आज के दिन जो ट्रेड हो रहे हैं वो कुल 4,000 हैं। ओके। और 4,000 जो ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ही प्रॉफिट बना रहे हैं। पिछले 3 साल में देखें तो 15 से 1600 ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में कुछ रिटर्न्स दिए हैं। बाकी तो 3 साल तो आपने प्रोबेबिलिटी 1 in 10 के करीब रह जाती है। अगर आप वो रखते हो, कितनी स्किल्स हैं, उतनी आपकी रिसर्च है, उतना कन्विक्शन है, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में जाइए। अदरवाइज रिलायबल तो म्यूचुअल फंड होगा। अभी म्यूचुअल फंड में इंडेक्स लेना है, एक्टिव लेना है, कौन सा लेना है वो आप रिसर्च कर लीजिए, नहीं तो उसके लिए किसी एडवाइजर के थ्रू मदद लीजिए। दैट शुड बी द वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो स्टॉक्स में द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग हायर गेन्स इज देयर, बट द प्रोबेबिलिटी इज लो। म्यूचुअल फंड स्लो लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन रिटर्न्स उसमें ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और अगर मार्केट चल रही है तो 100% प्रोबेबिलिटी आप लेके चलिए कि आपके भी रिटर्न्स बन जाए। बिल्कुल। थैंक यू सर, आज का डिस्कशन काफ़ी इंसाइटफुल रहा और मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड ही सेफ है और पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स के लिए। यस, मेरा भी एक्सपीरियंस और मेरा भी तजुर्बा और यही बोलता है कि म्यूचुअल फंड शुड बी द वे। एंड अगर ट्रेडिंग ऐसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है एक्सपर्ट है तो ही स्टॉक्स में जाइए। बिल्कुल। अदरवाइज म्यूचुअल फंड शुड बी द वे, एंड स्पेशली फॉर द आर्म्ड फोर्सेस फ्रेटर्निटी, जिनके पास टाइम कम है क्योंकि हम ड्यूटी में बिजी रहते हैं, और जिसके पास स्किल्स कम है क्योंकि हम तो नॉर्मल फाइनेंस से भी तो फौजी तो इन ए वे लाइफ में थोड़ा दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज द आइडियल वे ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सर। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं और उनके हम आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड शुड बी द रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन से वाला म्यूचुअल फंड सही है उसके लिए अलग रिसर्च है या उसके लिए आपके एडवाइजर है।